हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आप लोग का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। कितने प्रकार से मतलब उसकी पोजीशन होगी वस्तु की, तो किस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की सिर्फ दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, और दूसरी स्थिति ये है कि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो। अब ये दो स्थिति इसमें क्यों है और अवतल दर्पण में 6 स्थितियां क्यों आती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, दर्पण। अब ये अवतल है कि उत्तल, अब इसके बारे में पता नहीं है। जब चांदी की कलई कर देंगे बाहरी तरफ उभरे हुए भाग पे इस तरह से, अब ये हमारा क्या बन गया, उत्तल अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ मैं बना लेता हूँ उत्तल दर्पण। इधर से चांदी की कलई करना पड़ेगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप लोग बताइए कि इसका जो ध्रुव होगा वो किधर होगा। ध्रुव तो यहीं पे होता है, ये ध्रुव हो गया बीच में होगा। इसका फोकस कहाँ होगा, ये हमारा क्या है, अवतल, अवतल दर्पण। और ये क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें प्रकाश की जो किरणें होंगी वो इधर से आएंगी और इसमें जो प्रकाश की किरणें होंगी वो ऐसे जाएंगी इधर से। तो इसमें जब प्रकाश किरण इधर से जाएंगी तो प्रकाश जो होगा टकरा करके वापस इधर आएगा। तो जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे इसका फोकस क्या होगा, इस साइड होगा, इस पहले होगा। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, वक्रता केंद्र। और इसका जो होगा इसका भी इसी तरफ होगा। परिभाषा में आप लोगों को बताया गया था कि इसमें जब प्रकाश किरण इधर से आके टकराएंगी तो जब परावर्तन होगा इसका, तो ये बाहर की तरफ जाएंगी और कभी मिल नहीं पाएंगी। और जब बाहर की तरफ जाएंगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी लाइन के द्वारा, मतलब बिंदुदार लाइन के द्वारा खींचेंगे तो इधर इसके पीछे आके कहीं मिलता है। बस ऐसे याद कर लें कि जो अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के पहले बनता है, दर्पण के आगे होता है। और जो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। ठीक, तो इसके पीछे यहाँ पे फोकस होगा, फोकस होगा और यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र इस तरह से होगा। और इसका जो वस्तु जो रखी होगी वो किधर रखेंगे, इसके, ये हमारा कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, और वस्तु को तो इधर रखेंगे नहीं, क्योंकि इधर रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब प्रकाश जो होगा वो इधर जाएगा। जबकि प्रकाश हमको कहाँ लेके जाना है, इसके उभरे हुए भाग पे। तो जब वस्तु इधर रखी रहेगी तभी तो इसका प्रकाश उभरे हुए भाग पे जा पाएगा। ठीक, तो इसमें क्या था कि वस्तु को इधर रख रहे थे तो सेंटर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, कि फोकस पर रखेंगे, कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। इस पे हमारे जो डिपेंड कर रहा था। तो इस तरह से हमारा 6 कंडीशन हो जा रहा था। लेकिन जब वस्तु को इस साइड रखेंगे तो इधर सिर्फ हमारा अनंत है, अनंत बचा और यहाँ पे ध्रुव बचा। तो एक कंडीशन क्या होगी, जो वस्तु अनंत पर रखी रहेगी, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी रहेगी। इसीलिए हमारा क्या है कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन हो जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि वस्तु अनंत पर रखी हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो। तो आइए देखते हैं कि जब पहले वस्तु अनंत पर रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आप लोगों को याद होगा कि जब अवतल दर्पण था तो उसमें जब वस्तु अनंत पर रखी होती थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था। वस्तु के फोकस पर बनता था और कैसा, आभासी बनता था कि वास्तविक बनता था, उसमें वास्तविक बनता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो सब का सब आभासी बनता है। आभासी इसलिए बनता है, इसका फोकस तो दर्पण के पीछे है और इधर से जब प्रकाश आएगा तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहला कंडीशन लेते हैं हम लोग, जो वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्या, अवतल दर्पण। ये हो गया दर्पण, चांदी की कलई कर देंगे आंतरिक वाले भाग पे। इस तरह से हो गया हमारा क्या, अवतल दर्पण। लेकिन थोड़ा सही से बन नहीं पाया है, सही से बनाते हैं थोड़ा इधर ऐसे। ये हमारा बन गया क्या, अवतल दर्पण। यह हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा क्या, पोल, पोल मतलब ध्रुव। ये इसका हो गया फोकस और इसका हो गया वक्रता
केंद्र। अब वस्तु को किधर रखना है, ये अवतल दर्पण नहीं है, उत्तल दर्पण है। उत्तल, उत्तल का मतलब ये होगा कि प्रकाश जो होगा वो उभरे हुए भाग पे पड़ेगा। तो उभरा हुआ भाग इधर है तो प्रकाश किधर से आएगा, इधर से आएगा। यदि मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तब जाके हमारा प्रकाश किधर से आता है, इधर से आता है, क्योंकि उभरा हुआ भाग तो इधर हो गया। अब आपके बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रकाश इधर से लेके जाएंगे कि इधर से लेके जाएंगे। बस इतना याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रकाश धंसे हुए भाग पे पड़ता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश जो होगा वो उभरे हुए भाग पे पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ। अब इसमें से प्रकाश जो होगा अनंत पर है। अब चूंकि वस्तु अनंत पर है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि समांतर रेखाओं को सिर्फ लेकर के आना होता है। बहुत दूर रखी वस्तु होती है तो उसका जो प्रकाश की किरणें आएंगी हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर ही होंगी। तो एक प्रकाश किरण इधर ऐसे आ गया, एक प्रकाश किरण ऐसे आ गया, एक प्रकाश किरण ऐसे। बस ऐसे समांतर किरणों, समांतर आने का मतलब ये है कि वस्तु इधर अनंत पे कहीं रखी हुई है, बहुत बड़ी वस्तु है, और इधर से प्रकाश क्या हो रहा है, इसका आ रहा है। तो प्रकाश जब प्रकाश आके इस पर टकराएगा तो इस तरह से दूर भागेगा, इसे इसमें से भी ऐसे दूर भागेगा, इसमें से भी ऐसे दूर जाएगा, और इधर से भी क्या करेगा, ऐसे दूर जाएगा। इस तरह जब प्रकाश दूर ऐसे जाएगा तो उधर उधर जाने के बाद कभी तो मिल नहीं पाएगा, और जब कभी एक दूसरे को काट पाएंगे नहीं तो इसका मतलब प्रतिबिंब उधर बनेगा नहीं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा ना प्रतिबिंब इसका। तो इसके लिए बिंदुदार रेखा खींचेंगे पीछे की तरफ। तो वो बिंदुदार रेखा खींचेंगे इधर पीछे की तरफ, ये ध्रुव से होते हुए जाएगा, इसके ध्रुव से नहीं, फोकस से ऐसे, ये जाएगा इधर से ऐसे, और ये जाएगा ऐसे। ये थोड़ा सही नहीं बन पाया होगा तो बना लेंगे आप लोग। ऐसे एकदम सीधा होगा ये, मतलब सीधी रेखा जाएगी इधर से। ठीक है, ये प्रकाश, ये कुल मिला के कहाँ पे कट किया, इधर कट किया। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं इधर से, इस पर भी प्रकाश किरण आ सकती है तो, और ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये इसका फोकस हो गया, या इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसकी उससे चलने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होंगी, समांतर होंगी। तो समांतर किरणों को हमने इधर से गुजारा मुख्य अक्ष के समांतर। अब समांतर किरणें जब उत्तल दर्पण पे पड़ी हैं तो टकरा करके बाहर की तरफ गई हैं, बाहर की तरफ गई हैं। इधर बाहर की तरफ जाएंगी तो कभी मिल पाएंगी नहीं, इसीलिए इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, कुछ बिंदुदार रेखा से इसके दर्पण के पीछे खींचेंगे, और वो कहाँ कट करेगा, एक दूसरे को आकर के फोकस पे। इससे रिजल्ट हमारा क्या मिला, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, फोकस पर बनेगा। अब दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी, वास्तविक कब बनता है, जो जब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, फोकस पर वस्तु प्रतिबिंब बन गया, और कैसा बन गया, आभासी। और जब एक बिंदु के रूप में बन रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा मतलब बिंदु के जैसे, एक बिंदु के जैसे चाहे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो ये हम लोगों ने जान लिया पहला कंडीशन। जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, और आभासी बनता है, और बिंदुदार बनता है, बहुत छोटा बनता है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन हम लोग लेंगे जिसमें वस्तु कहाँ होगी, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे रखी होगी। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले क्या, उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा इसका फोकस, और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र, और ये हो गया इसका क्या, पी, पी मतलब पोल, ध्रुव। ठीक है, अब इसको सीधा खींचे थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से इधर तो अनंत है, बहुत दूर तक जाएंगे तो अनंत हो जाएगा, और ये हमारा ध्रुव है। अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को कहीं रख सकते हैं, तो मैं वस्तु को रख लेता हूँ यहाँ पे। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गया। इसका नाम दे देता हूँ ए डैश। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या करना है, प्रकाश को लाना है जो उत्तल दर्पण पे क्या करेगा, टकराएगा आकर के। तो ये प्रकाश आया ऐसे, अब इसमें प्रकाश एक टकरा गया। अब प्रकाश टकराएगा तो टकरा करके कहाँ जाएगा, मुड़ेगा, इस तरह से तिरछा जाएगा। तो इस तरह से मुड़ेगा, इससे जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब समांतर किरणें टकराती है दर्पण से तो वो फोकस से होकर के जाती हैं, या जाती हुई प्रतीत होती हैं।
क्योंकि अब यहाँ से प्रकाश किरण जाएगा तो डायरेक्ट इधर तो मुड़ के आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये परावर्तक सतह है तो इसको मोड़ के वापस दूसरी तरफ कर देगा, इधर जाने लगेगा। लेकिन लगेगा कि ये कहाँ से होते हुए जा रहा है, फोकस से होते हुए जाते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे इधर बिंदुदार लाइन होगा ऐसे यहाँ तक, और यहाँ से रियल लाइन होगा ऐसे, मतलब टकरा करके तो ये ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा चला गया, ये ऐसे होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे इसको अच्छे से। प्रकाश जो आया है टकरा करके दर्पण से वापस इधर चला गया है, लेकिन जाते हुए कहाँ से प्रतीत हो रहा है, फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है, नियम पढ़ाया गया था आप लोगों को कि जब प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर के जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। जब अवतल दर्पण होता है तो उसके फोकस से होकर जाएगी, लेकिन जब उत्तल दर्पण होता है तो जाती हुई प्रतीत होगी, लगेगा कि वहाँ से होते हुए जा रही है। इसमें यहाँ से लग रहा है कि होते हुए क्या कर रही है, यहीं से जा रही है। अब एक रेखा तो हम लोगों ने खींच दिया, एक प्रकाश किरण को हम लोगों ने दिखा लिया। अब दूसरा प्रकाश किरण दिखाना है तो दूसरे प्रकाश किरण को हम लोग या तो कहाँ से लेकर जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो फोकस से। एक तो ऑलरेडी फोकस से होकर जा रही है तो दूसरे को फोकस से ले जाने की जरूरत है नहीं, तो कहाँ से ले जाते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे तो उसको क्या किया जाए कि यहाँ से डायरेक्ट इससे होते हुए प्रतीत कराना पड़ेगा इसको ऐसे। थोड़ा सा लंबा हो गया है, सीधा नहीं खींच पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से तो ऐसे जाएगा, इस प्रकार। ठीक, ये आएगा ऐसे, लेकिन ये होते हुए कहाँ से लग रहा है कि जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और कोई भी रेखा जो होती है, कोई भी प्रकाश किरण यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो पुनः अपने मार्ग पे वो क्या होती है, वापस लौट जाती है। ऐसे आएगा पुनः ऐसे ही क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा ये। लेकिन इस तरह से देखेंगे तो ये कहाँ पे क्या करेगा, इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो कट ये एक दूसरे को कहाँ करे, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। इसका नाम दे दे रहा हूँ बी और बी डैश। समझने की कोशिश करें, दो प्रकाश किरण को ले जाना है, एक प्रकाश किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के और दूसरी प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए प्रतीत होते हुए जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो डायरेक्ट आ नहीं पाए, क्योंकि बीच में मिरर है, मिरर का मतलब दर्पण, ये रोक लेगा इसको और पुनः परावर्तित कर देगा। लेकिन ये प्रतीत कहाँ से होता हुआ दिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक समांतर है तो वो कहाँ से होता हुआ जाएगा, फोकस से, मुख्य फोकस से। और ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज, प्रतिबिंब। तो ए डैश क्या हो गया हमारा, वस्तु, बी डैश क्या हो गया हमारा, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब बना कैसे, प्रतिबिंब बना मतलब क्या, दर्पण के पीछे बना है, तो रिजल्ट क्या निकला हम लोगों का, दर्पण के पीछे बना है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी, आभासी बनेगा। ठीक, उल्टा बना के सीधा बना, सीधा बनेगा। वस्तु से बड़ा बना के छोटा तो छोटा बनेगा। और कुछ छूट रहा है इसमें। और पोजीशन क्या है उसकी, पी और एफ के बीच में, पी मतलब क्या, पोल, एफ का मतलब क्या, फोकस। कहाँ बना, पी मतलब पोल और एफ मतलब क्या, फोकस। तो पी और एफ के बीच में बनेगा। इस तरह से हम लोगों ने रिजल्ट देख लिया। यदि वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं आकर के बनेगा। यदि एग्ज़ाम में ग्राफ खींचने के लिए आता है, चाहे एग्ज़ाम में यदि किरण आरेख खींचने के लिए आता है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किरण आरेख को खींचेंगे। एक बार फिर से आप लोग इसको वीडियो पीछे करके देखें, समझे, आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बस दो प्रकाश किरण को लेके जाना होता है, एक हमेशा समांतर जाएगी और दूसरी क्या, या तो फोकस से ले जाएंगे, नहीं तो किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चूँकि फोकस से जाने की कोई पोजीशन है नहीं, इसीलिए इसको कहाँ से ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
और यही एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगी वही उसी का कटान बिंदु हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी रहेगी तो कैसा बनेगा, बिंदु के जैसे बनेगा, आभासी बनेगा, और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगी तो कैसा बनेगा, इसमें भी आभासी बनेगा, ठीक, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु से, और कैसा बनेगा, पी और एफ के बीच में। तो इसको याद रखेंगे। ये बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि यदि मान लीजिए कि अवतल दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, दे देगा आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी वास्तविक दोनों बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर में पूछता है बार बार बहुविकल्पी में। इसको आप लोग क्या कर लें, एकदम से रट लें इसको, एक टेबल बना लें, इसे टेबल, इस तरह से टेबल बना लें कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु यहाँ पे लिख लें, वस्तु टेबल बुक में दिया होगा आप लोगों के, वस्तु की स्थिति, उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फिर प्रतिबिंब मतलब छोटा बड़ा बन रहा है कि कैसा साइज उसका एक बना लें टेबल ऐसे, ठीक है। टेबल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देख लीजिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उस टेबल के हिसाब से आप लोग क्या कर लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। इसी तरह से टेबल बना के अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और उसको आसानी से समझ लीजिए। जितना भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इसको एक कॉपी बना करके नोट करते रहेंगे, तभी आप लोगों को सफलता मिल पाएगी। इस तरह से वीडियो देखने का कोई मतलब हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि जितना भी पढ़ाया जाता है उसको एक नोट बना करके लिखते रहें, तभी समझेंगे, तभी इसको रिविजन करते रहें, आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखिए इसमें क्या दिया है कि अनंत पर रहेगा तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा, और आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यदि अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में है वस्तु तो पी और एफ के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी और कैसा बनेगा, सीधा। तो इस तरह से आप टेबल अवतल दर्पण का भी बना लेंगे और उत्तल दर्पण का भी बना लेंगे और इसको याद कर लेंगे। याद रहेगा तो किरण आरेख आसानी से क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। अगला टॉपिक है हम लोगों का कि अवतल दर्पणों का उपयोग। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वो बनाया गया है तो उसका कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन दर्पणों का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे अवतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहला उपयोग वो है उसका कि सेविंग दर्पण के रूप में। सेविंग का मतलब ये होगा कि जब हम कभी दाढ़ी बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ बनाते हैं, सेविंग करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि हमको थोड़ा बड़ा करके देखना होता है चीज़ों को। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो हमारे नाई होते हैं, चाहे जो मतलब शेविंग वेविंग करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण में देखेंगे तो चीज़ें बड़ी बड़ी दिखेंगी। अगर हाथ को ऐसे देखेंगे तो हाथ बहुत बड़ा दिखेगा, मुंह को देखेंगे तो मुंह बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। शेविंग दर्पणों के रूप में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दंत चिकित्सक, जो हमारे डेंटिस्ट लोग होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब दांत को देखना होता है, दांत में उखाड़ना है या फिर उसमें कोई चीज़ भरना है या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ करना होता है, तो उनको थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा। तो बड़ा करके देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो दंत चिकित्सक लोग इसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। जो हमारी वाहनों के हेडलाइट्स में, जो हमारे 4 व्हीलर हो गए, 2 व्हीलर हो गए, ठीक है, जितने भी प्रकार के वाहन आते हैं, तो उनका जो हेडलाइट लगता है वो देखेंगे आप लोग थोड़ा सा इसे कर्व लगता है, ठीक है। वो कर्व लगता है इसलिए क्योंकि उसमें से प्रकाश की जो किरणें होंगी समांतर रूप से क्या करेंगी, दूर दूर तक जाएंगी, ठीक है। अगर उसमें क्या करेंगे हम लोग, कोई दूसरा दर्पण लगा देंगे तो प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देगा या फिर बहुत दूर तक फैला देगा, तो सही से प्रकाश नहीं जा पाएगा। जबकि हमको क्या करना होता है कि बहुत दूर तक देखना होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो वाहनों के हेडलाइट में भी किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। सौर भट्ठियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। सौर भट्ठी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी भट्टियाँ जो सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, चलती हैं। अब सूर्य का प्रकाश आएगा तो समांतर आता है, अनंत से आता है, बहुत दूर है सूर्य, ठीक है। तो उसका प्रकाश जब आएगा तो किसी एक बिंदु पे तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पे यदि प्रकाश आ रहा है तो अलग अलग सीधी सीधी किरणें आएंगी, लेकिन हम क्या कर देंगे कि इन किरणों को यदि एक साथ तिरछा मोड़ दें इसे
और मोड़ करके एक किरण पुंज पे यदि प्रकाश को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे बहुत अधिक हीट डेवलपमेंट हो जाएगी और हमारा जो कार्य होगा वो आसानी से हो जाएगा। तो इन सौर भट्टियों में प्रकाश के किरणों को क्या करने के लिए, केंद्रित करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अब इधर से प्रकाश आया तो इधर आ गया, इधर से आया तो ये भी इधर आ गया। इस तरह से होता है ना, आप लोग देखे होंगे जब अनंत से वस्तु आती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। नहीं समझ में आ रहा है आपको, देखिए अवतल दर्पण प्रिंसिपल एक्सिस, अनंत से प्रकाश आया, ये फोकस है इसका, फोकस इधर से इस फोकस से गया, ये भी आया तो ये भी फोकस से गया, ये भी आया तो ये भी फोकस से गया, ये भी आया तो ये भी फोकस से, जितने भी आएंगे वो सब के सब कहाँ जाएंगे, फोकस से। तो जब बहुत सारे किरणें एक ही बिंदु पे केंद्रित हो जाएंगी तो वहाँ पे प्रकाश का जो हीट होगा बहुत अधिक हो जाएगा ना, और उसी हीट से हम लोग क्या कर लेंगे, कोई भी काम कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग करते हैं किस दर्पण का, अवतल दर्पण का, ठीक है। अगला ये है कि वाहनों के पश्च, अब अगला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग कभी भी टू व्हीलर में देखेंगे कि साइड में एक हमारा क्या लगता है, मिरर लगता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते समय या फिर उसको वाहन चलाते समय पीछे की तरफ मानो आगे देखेंगे तो वो पीछे का दृश्य दिखाता है कि पीछे कोई बाइक आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं कि बाइक को मोड़ना है कि नहीं मोड़ना है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, या फिर जो फोर व्हीलर होते हैं, या फिर फोर व्हीलर में भी क्या होता है कि ड्राइवर के जस्ट ऊपर एक तो ऐसे क्या होता है, ऐसे मिरर लगा होता है, उसी में वो क्या करता है कि पीछे के दृश्य को देखता है कि पीछे बाइक कोई आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर किसी कार में या फिर किसी फोर व्हीलर में साइड में भी एक हमारा क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। उस साइड मिरर में क्या करता है, ड्राइवर देख लेता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, और उसके हिसाब से वो क्या करता है, घुमाता है या फिर चलाता है गाड़ियों को, ठीक है। तो वो जो साइड वाला मिरर है, या फिर वो जो मोटरसाइकिल के जो हैंडल में लगा होता है मिरर, वो कौन सा मिरर होता है, वो सब का सब उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की विशेषता ये होती है कि वो बहुत दूर यदि कोई वस्तु है तो उसको भी उसमें क्या कर देगा, कंप्लीटली दिखाएगा। यदि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यदि मेरा पूरा प्रतिबिंब बनाना है दर्पण में, तो यदि हमारे पास उत्तल दर्पण छोटा सा भी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको रखेंगे तो उसमें मेरा पूरा पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा, छोटा सा रहेगा तब भी। लेकिन यदि हमारे पास समतल दर्पण है, यदि हमारे पास अवतल दर्पण है, उसको लेकर के मैं क्या करूँगा, यदि अपना इमेज बनाने की कोशिश करूँगा पूर्ण रूप से, तो उसमें नहीं बन पाएगा। जबकि जो ड्राइवर होता है उसको क्या करना पड़ता है, पीछे का पूरा देखना पड़ेगा ना, तभी तो उसके हिसाब से डिसीजन ले पाएगा कि गाड़ी मोड़ना है कि नहीं मोड़ना है। नहीं तो पता चला कि गाड़ी वो मोड़ दिया, पीछे से कोई बाइक वाला आया, टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए दर्पण का उपयोग कौन सा होता है, उत्तल दर्पण का। और कहाँ पे होता है, वाहनों के पश्च दृश्य, पश्च दृश्य मतलब क्या, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, ठीक है, दर्पण के रूप में। और जो साइड वाले मिरर लगे होते हैं वाहनों में, वो भी कौन से दर्पण के होते हैं, उत्तल दर्पण के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी समझ लें। उसके लिए हमारे पास 2-3 ठो नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, फार्मूले, उस पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चिन्ह परिपाटी यही है कि यदि आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में कक्षा 9 में, निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो 8 में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं कार्तीय तल, पढ़े होंगे। ये हमारा फर्स्ट होता है, सेकंड, ये हमारा थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यदि आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे कि यदि इसको क्या मूल बिंदु मानते हैं, और मूल बिंदु के जब इधर चलते हैं इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे अप साइड, इसको बोलेंगे डाउन साइड, डाउन, ठीक है। तो जब मूल बिंदु के राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव चिन्ह लिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, ठीक है। मूल बिंदु के राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव, मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो निगेटिव, मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, और मूल बिंदु के नीचे चलेंगे तो निगेटिव चिन्ह को लेना होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 8 में या फिर 9 में, ठीक है। तो उसी के हिसाब से चिन्ह परिपाटी का काम करना है हम लोगों को।
हम क्या करेंगे, इस मूल बिंदु को यहाँ पे क्या मान लेंगे, ध्रुव मान लेंगे, पोल मान लेंगे, ठीक है। और जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, इसको समझ लिया एक बार फिर से कि इसको, इसके इधर कभी कोई भी साइन होगा तो पॉजिटिव लेंगे, इसके इधर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नीचे आएगा तो निगेटिव, ठीक है। एक दर्पण बना लेते हैं, ये हो गया हमारा दर्पण, ठीक है। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और इस तरह से दिखाने के लिए मैं एक तो और क्या बनाता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ध्रुव है, पोल है। कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करना होता है तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। वो भी कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, ध्रुव से। कहाँ से मेजरमेंट करना होता है, ध्रुव से। यदि हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि इसको चांदी की कलाई बाहर की तरफ से कर दे रहा हूँ मैं, तो ये हमारा बना क्या, अवतल दर्पण। तो फोकस इसका इधर होगा और इसका हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है। तो हमको यदि मान लीजिए कि वस्तु को रखना है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे मान लेता हूँ वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो वस्तु की डिस्टेंस को मेजरमेंट करना होगा तो P से मेजरमेंट करेंगे, ध्रुव से मेजरमेंट करेंगे। कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। और ये अभी मैं बताया हूँ कि जब ध्रुव के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके इधर जितनी भी दूरी लेंगे सबका सब माइनस में लिया जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, बिंदु ए पे रखी हुई है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सवाल लगाते समय इसको क्या लेंगे, -4 लेंगे। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं, वहाँ पे वैल्यू को रखा जाता है, ठीक है। इसके इधर कोई भी मेजरमेंट लेना होता है तो निगेटिव में, इसके इधर कोई भी मेजरमेंट लेंगे तो पॉजिटिव में। कभी कभी ऊपर भी मेजरमेंट लेना पड़ जाता है, जैसे वस्तु की लंबाई हो गई, ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर वस्तु प्रतिबिंब नीचे की तरफ ऐसे बन गया है, तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो ऊपर की तरफ मेजरमेंट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव में आएगा, और नीचे की तरफ मेजरमेंट करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, निगेटिव में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और यही चीज़ है, यदि नहीं पढ़े हैं तो अब कक्षा 9 का मैथमेटिक्स थोड़ा सा निकालिए, और निकाल करके उसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। बहुत आसान चीज़ें होती हैं ये। और किसमें पढ़े होंगे, क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में थोड़ा सा होता है, लेकिन यदि आप लोग पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको समझ लें। ऊपर की डिस्टेंस को पॉजिटिव में लेना है, नीचे की डिस्टेंस को निगेटिव में, राइट हैंड साइड की डिस्टेंस को पॉजिटिव में, और लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस को निगेटिव में। कोई भी मेजरमेंट करना होगा, कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, मूल बिंदु से। मूल बिंदु इसमें नाम नहीं है, इसमें नाम क्या है, ध्रुव, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, नियम कानून। थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला 2-3 ठो है, 2 ठो है केवल फार्मूला। पहला फार्मूला ये है, रिलेशन बिटवीन आर एंड वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, फोकस दूरी के बीच में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या को दिखाएंगे आर से, कैपिटल आर से, इसको दिखाएंगे एफ से, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, इसको याद रख लें आप लोग, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, बुक में दिया है नहीं, और यदि मैं इसको समझाने लगूंगा तो समय बहुत लगेगा ज़्यादा, और समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम में कभी आएगा नहीं है। इसको सिद्ध कीजिए कि आर बराबर 2f, बस इसको याद कर लीजिए कि आर बराबर 2f होता है। यदि इस तरह से निकालेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। इसी को पक्षांतर कर लिया गया, तो ये दोनों, ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से एक फार्मूला हो गया। और एक होता है हमारा, क्या नाम होता है उसका, दर्पण सूत्र बोलते हैं इसको, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको याद रख लीजिए। f क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, हाँ प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। याद रख लें इसको, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है, फोकस दूरी,
भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी। यदि हमारे पास कोई दर्पण इस प्रकार से है, हमने कोई वस्तु यहाँ पे रखा, इसका प्रतिबिंब नहीं इधर रखिए मान लीजिए, हाँ इधर रखिए, हमने कोई वस्तु यहाँ पे रख दिया, इसका प्रतिबिंब मान लीजिए इधर आके ऐसे बन गया, तो इसकी डिस्टेंस या इसको नापेंगे तो यहाँ से ध्रुव से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यू, ये हमारा वस्तु है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, भी, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। और फोकस सब लोग जानते ही हैं, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होगा यहाँ पे, ये हमारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसी तरह से दूरी को मेजरमेंट करेंगे, कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, ध्रुव से। ये फार्मूला एक तो ये हो गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल एक पक्का आता है सवाल में बोर्ड के पेपर में। और ये भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि r बराबर क्या है, 2f। r मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दो फार्मूला आप लोगों ने सीख लिया। एक और फार्मूला होता है आवर्धन का, आवर्धन, इसको भी देख लेते हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग दो ठो। तीसरा फार्मूला हो जाएगा हमारा कौन सा, आवर्धन, आवर्धन, इसको बस याद करना है आप लोगों को, ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। आवर्धन का सूत्र होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब, अब इसका यूज जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा तो उसमें आएगा, आप लोग समझ पाएंगे। प्रतिबिंब की लंबाई, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, बटा वस्तु की लंबाई, ठीक है। आवर्धन ज्ञात करने का फार्मूला है ये दर्पण सूत्र है, इसके द्वारा हम लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं। यदि कब, जब वस्तु ये यदि भी का मान दिया है, यू का मान दिया है तो एफ का मान निकाल सकते हैं, भी का मान दिया है, एफ का मान दिया है तो यू का मान निकाल सकते हैं, यू का मान दिया है, एफ का मान दिया है तो क्या निकाल सकते हैं, भी का मान निकाल सकते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और एक क्या बताया गया, आर बराबर 2f। यही तीन तो फार्मूला है, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, और एक फार्मूला ये तीन फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहिए और इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, बढ़िया से नोट बना के तैयार कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, पक्का याद कर लीजिए। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, r बराबर 2f, और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बीच में यहाँ पे प्लस रहेगा, याद रखेंगे इसको। जब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, यदि बुक में लेंस दिया होगा तो लेंस पढ़ा जाएगा, तो उसी लेंस में ये क्या होता है कि माइनस हो जाता है लेंस जब आएगा तो। अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस है, आप लोग इसको क्या करेंगे, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।